जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था, सबकी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी और देखते ही देखते शाम हो जाती है और दिव्या जी खाने की तैयारी करने लग जाती हैं। घर में किसी का भी मन कुछ भी खाने का नहीं था, पर फिर भी उन्हें सबको कुछ तो खिलाना ही था। दादाजी अपने कमरे में ही थे और आराम कर रहे थे। वहीं दादा दादी बाकी सबके साथ बैठी हुई थी और बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब ठीक हो जाए। तभी घर के अंदर दो और लोग आते हैं, जिनमें एक थी आरुष की पत्नी जया और दूसरी थी उनकी बड़ी बेटी सान्या, जो कि तकरीबन 24 से 25 साल की थी। वो दोनों जया के मायके गई हुई थी और जैसे ही उनको इस सब के बारे में पता चला, वो जल्दी से सिंह मैंशन आने के लिए निकल गई। वो दोनों भी आकर बाकी सबके साथ हॉल में ही रुक जाती हैं और कुछ देर बाद रात के समय दिव्या आती है और सबसे खाना खाने के लिए कहती है। और उनकी बात सुन तारुश नामे से हिलाते हुए कहते हैं, नहीं दिव्या, मेरा मन नहीं है, आप सब जाकर खा लो। समायरा उनके पास आती है और उनके कंधे पर सिर टिकाकर कहती है, अगर आप नहीं खाएंगे तो कोई नहीं खाएगा। तारुश उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, समायरा, आप जाकर खाना खाओ, ऐसे भूखे रहना अच्छी बात नहीं। तो क्या आपका भूखा रहना सही है पापा? समायरा तारुश से सवाल करते हुए कहती है और तारुश उसकी बात समझ आते हैं और सबके साथ बैठकर खाना खाने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा बंगला, जो दिखने में बेहद आकर्षक था और उसके गेट के बाहर खड़े और बड़े और सुनहरी अक्षरों में लिखा था, रॉय मैंशन। उसके अंदर एक काले रंग की बेंटले कार आकर रुकती है और उसमें से एक लड़का बाहर निकलता है और तेजी से अपने कदम मैंशन के अंदर की ओर बढ़ा देता है। उस लड़के ने काले रंग का कोट पैंट पहना हुआ था और उसके हाथ में सुनहरे रंग की घड़ी चमक रही थी। वो लड़का अंदर जाता है और उसके सामने एक औरत, जिसने साड़ी बांधी हुई थी, खाने के टेबल के पास खड़ी थी। जैसे ही उस औरत की नज़र उस लड़के पर पड़ती है तो वो मुस्कुरा देती है और उसकी ओर देखते हुए कहती है, ओम, आ गया तू, चल जल्दी से खाना खा ले। ओमकार अपना कोट उतार कर वहीं पास में पड़े सोफे पर फेंक देता है और उस औरत से कहता है, माँ, डैड कहाँ पर है? ओमकार की बात सुन अलका जी कहती हैं, क्या हो गया, सब ठीक है ना? ओमकार हाँ में सिर हिला देता है और कहता है, हाँ, मुझे बस उनसे बात करनी है। अलका जी स्टडी रूम की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, वो उधर गए हैं। ओमकार आगे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और अलका जी मन ही मन खुद से कहती हैं, इनके बीच कुछ झगड़ा ना हो। और वहीं ओमकार स्टडी रूम का दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से राजवीर की आवाज़ आती है, आ जाओ। ओमकार दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है, जहां राजवीर टेबल के सामने लगी बड़ी सी चेयर पर आराम से बैठा था और उसके हाथ में एक फाइल थी जिस पर उसकी नज़रें टिकी हुई थी और उस फाइल पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मन्नत। ओमकार उन्हें देखते ही कहता है, डैड, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप सिंह कंपनी को अपने अंडर करने वाले हैं? राजवीर हल्का मुस्कुरा देता है और कहता है, तो तुम्हें पता चल गया, मैं बस तुम्हें बताने ही वाला था, पर क्या डैड? ओमकार हल्का चिढ़कर कहता है तो राजवीर फिर मुस्कुरा देता है और कहता है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि हर इन्फॉर्मेशन पहले तुम पर आए, ठीक है? ओमकार बिना किसी भाव से कहता है, वो सब तो ठीक है, पर आपने सिंग्स के ऊपर क्लेम क्यों किया? हाँ, जहाँ तक मुझे पता है, हमारा तो उनसे कोई लेना देना है ही नहीं। राजवीर अपनी जगह से खड़ा होता है और ओमकार के सामने जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, वो क्या है ना ओ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिजनेस की दुनिया से कोसों दूर होती हैं और अगर सही समय पर उन्हें ना किया जाए तो बहुत तकलीफ पड़ जाती है। ओमकार राजवीर की कही बात सुन इतना तो समझ गया था कि ये कोई पर्सनल मैटर है और इसीलिए उसने इस मामले में दखलंदाजी करना सही नहीं समझा और वो उनसे कहता है, ठीक है डैड, आपको जो करना है आप कीजिए, चलिए पहले चलकर डिनर कर लेते हैं।
राजवीर उसे देखकर हाँ में सिर हिला देता है और फिर वो दोनों बाहर की तरफ चल देते हैं। अब तक घर के बाकी के सदस्य भी अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ गए थे। बस टेबल के सामने वाली और उसके साथ वाली कुर्सी खाली थी, जिस पर आकर ओमकार और राजवीर बैठ जाते हैं। ओमकार हमेशा ही अपने डैड की बगल वाली कुर्सी में ही बैठता था। सर्वेंट्स सभी को खाना परोसते हैं और सभी अपना खाना शुरू कर देते हैं। पूरे खाने के टेबल पर एक गहरी शांति छाई हुई थी और ये शांति राजवीर के कारण ही थी, क्योंकि चाहे वो बाहर से कितना भी नॉर्मल रहे पर सबसे बात करता हो, पर उनके अंदर क्या चलता है ये किसी को नहीं पता था और कोई भी उसके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था। इस गहरी शांति को तोड़ते हुए ओमकार के चाचा अदीप कहते हैं, भैया तो फिर आपने क्या सोचा है? सिंह कंपनी का क्या करना होगा? कौन वहाँ का काम संभालेगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता वो लोग 2 दिन में पैसा लौटा पाएंगे। राजवीर के हाथ खाना खाते हुए रुक जाते हैं और वो बिना किसी भाव से अदीप को देखते हुए कहता है, उस बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदीप उनकी बात सुन चुपचाप बैठ जाता है और वहीं अदीप की बात सुन ओमकार कहता है, बात तो चाचू सही कह रहे हैं डैड, आप पहले ही बाकी कामों में बिजी रहते हो। राजवीर कुछ सोच ओमकार की ओर देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, उसके बारे में मैंने सोच लिया है और यकीनन मेरा फैसला गलत नहीं होगा। ओमकार हाँ में सिर हिला देता है और खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। वहीं अगली सुबह सिंह मैंशन के गेट पर एक कार आकर रुकती है और उसमें से दिलीप बाहर निकलता है और सिंह मैंशन की ओर देखते हुए कहता है, मैं आ गया सैम, तुम्हारी मदद के लिए। दिलीप सिंह मैंशन के अंदर की तरफ चल देता है और वहाँ पर मौजूद दिव्या को देखकर नमस्ते कहता है और बदले में दिव्या भी उसे नमस्ते कहती है और बैठने को कहती है और फिर तारुश को बुलाने के लिए चली जाती है, क्योंकि वो दिलीप को नहीं जानती थी। तभी दिलीप की नज़र पास में खेल रही छोटी सी बच्ची तान्या पर जाती है और वो उसके पास चला जाता है और कहता है, हेलो लिटिल प्रिंसेस। तान्या भी उसे हेलो बोलती है और मुस्कुरा देती है। तो दिलीप उससे कहता है, आपका नाम क्या है? तान्या मुस्कुरा कर कहती है, तान्या सिंह। दिलीप तान्या को देखता है और कहता है, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, समायरा जी कहाँ पर हैं? तान्या कुछ सोचने के बाद कहती है, दी तो अपने कमरे में होंगी। दिलीप उसकी बात सुन मुस्कुरा देता है और कहता है, अच्छा ठीक है। तभी दिलीप की नज़र हॉल में आ रहे तारुश और दिव्या पर जाती है तो वो उनकी ओर चला जाता है और तान्या अपने खेल में वापस से लग जाती है। तारुश दिलीप को बैठने को कहता है और फिर उनसे कहता है, कहिए मिस्टर दिलीप, कैसे आना हुआ? दिलीप तारुश को देखता है और कहता है, मुझे पता चला कि आपके परिवार पर क्या मुसीबत चल रही है और इस समय मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तारुश एक नज़र दिव्या को देखते हैं और दिव्या उन्हें, क्योंकि उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो सामने से उनकी मदद करने के लिए आया है, जबकि उनके खुद के रिश्तेदार तो पीछे हट चुके थे। तारुश दिलीप को देखते हुए पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्यों हमारी मदद करना चाहते हैं और राजवीर रॉय से पंगा लेना चाहते हैं?